आज का जो टॉपिक है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेस्पेक्ट टू यूनानी मेडिसिन। क्योंकि वो एक्ट जो है वो पूरी मेडिसिन के सारे ब्रांचेस को कवर करती है, एलोपैथी को भी कवर करती है, लेकिन हम अपनी यूनानी मेडिसिन से रिलेटेड जो एक्ट है उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लें कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव हैं, यानी जो मेन इसके फंक्शनिंग के जो बड़े बड़े पैरामीटर हैं वो क्या है, यानी हम किस गरज से इसको लागू किया गया या एक्ट लाया गया। तो जाहिर सी बात है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक है, ड्रग से ताल्लुक है इसका और कॉस्मेटिक से ताल्लुक है। और ताल्लुक इस एतबार से है कि उसकी हर एतबार से उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के उसका स्टोर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका इंपोर्ट, सारी चीज़ों को प्रॉपरली रेगुलेट किया जाए। ये है इसका मेन ऑब्जेक्टिव कि ड्रग को भी और कॉस्मेटिक को भी, दोनों को उसकी प्रिपरेशन से लेकर के यानी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के वो तमाम चीज़ें आगे तक, यानी एक फाइनल प्रोडक्ट किसी इंसान तक पहुंचने तक जो भी बीच में स्टेप्स आते हैं या मराहिल आते हैं, उन मराहिल को ये रेगुलेट करता है। उसके बाद मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ द ड्रग कॉस्मेटिक बाय, अच्छा जितने भी ये काम होते हैं और वो रेगुलेशन का काम जो भी है या डिस्ट्रीब्यूशन का हो या मैन्युफैक्चरिंग का हो, वो एक क्वालिफाइड पर्सन के ज़रिए से ही किया जाए। ये ऑब्जेक्टिव है उसका कि क्वालिफाइड पर्सन होगा तो गलतियां कम होंगी, वो समझेगा कि कहाँ पे हमें क्या करना है और इस काम की क्या क्या बारीकियां हैं वो उसको समझेगा। इसी तरह जो सेल का है, मैन्युफैक्चरिंग का, उसकी तमाम चीज़ों को कंट्रोल भी करना है। एक तो रेगुलेट होता है और दूसरा कंट्रोल होता है। कंट्रोल का मतलब यहाँ पे ये है कि हर वो चीज़ को प्रॉपरली ऑब्जर्व करके उसके अंदर किसी भी तरह की कोई कमी या बेशी ना हो सके, प्रॉपरली वो वर्क करे, एक प्रॉपर वे में काम करे, उसको कंट्रोल के साथ चलाते रहना, ये बड़ी बात होती है। और फिर उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कुछ कमेटियां कायम की जाएं, कुछ बोर्ड कायम करें, और तो उसमें से दो बड़ी कमेटी है, यानी एक बोर्ड है, एक कमेटी है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ये इसको एस्टेब्लिश करना, और दूसरा ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, इसको जो है एस्टेब्लिश करना, ये उसका ऑब्जेक्टिव में भी शामिल है। और सबसे लास्ट में उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि चीज़ों को जिस तरह से हमने बताया था आपको जीएमपी में, कि ऐसा ना हो कि एक मर्तबा दवा तो बहुत अच्छी बन गई और अगली मर्तबा वो दवा अच्छी नहीं बन पा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करना है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि एक मर्तबा जिस स्टैंडर्ड से दवा बनी है, हर मर्तबा उसी स्टैंडर्ड की दवा बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला बैच तो बहुत अच्छा बन गया, उसमें बड़ा ख्याल रखा हमने हर एतबार से हर चीज़ का, और अगली मर्तबा हमने उसकी जो है यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन नहीं किया, तो कभी अच्छा बना, कभी थोड़ा उससे लो क्वालिटी का बन गया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये उसके ऑब्जेक्टिव में शामिल है। अब इसके इंट्रोडक्शन की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन का मसला ये है कि शुरू में, चूंकि ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो आज़ादी से पहले का एक्ट है, और उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था हिंदुस्तान पर। तो 1920 से 1930 के बीच में बहुत सारे इस तरह के केसेस आए, जिसमें दवाओं की ख़राबी के या एडल्ट्रेशन के या इस तरह की दवाओं के अंदर लापरवाही के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट किए गए, पेपर में छपे, मीडिया में आए, हुकूमत तक लेटर के ज़रिए से पहुँचे, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मुस्तकिल आने लगी। चूँकि उस ज़माने में ये था कि कोई ऐसा एक्ट नहीं था, कोई ऐसा
तो कैसे उसको रेगुलेट किया जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, ये कोई चीज़ नहीं थी। तो उस वक्त ये बात आई, उस वक्त गवर्नमेंट ने ये किया कि भाई कोई ऐसा एक्ट लाया जाए जिसके ज़रिए से हम इस तरह के मसाइल को, प्रॉब्लम्स को हम कंट्रोल कर सकें, रेगुलेट कर सकें। तो उन्होंने ये किया कि सबसे पहले 1930 में एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई 11 अगस्त 1930 में, और इसके चेयरमैन थे कॉल RN चोपड़ा के नाम से थे, और ये चेयरमैन थे उस कमेटी के। ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी, और ये इंक्वायरी कमेटी 1930 में बनाई गई। इन्होंने 1 साल के बाद इस कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की हुकूमत को, उस ज़माने की जो हुकूमत थी, और 1940 में यानी एक बिल के तौर पर के इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराया गया। तो उसका तरीका यही होता है, आप लोग सब जानते होंगे कि पहले कोई एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है, ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, फिर उसको जो है यानी पार्लियामेंट में पेश किया जाता है बिल के तौर पर, और जब वो बिल पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। तो यही हुआ, 1931 में इन्होंने रिपोर्ट पेश की, और तकरीबन 10 साल के गैप के बाद हुकूमत ने उसको बिल की शक्ल में पार्लियामेंट में पेश किया, और कुछ ही यानी फिर वो बिल पास भी हो गया। अब जब बिल पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है, हमने बता दिया आपको। अब वो एक 1940 में ये बिल पास हुआ, और बिल पास होने का मतलब ये है कि वो अब एक्ट की शक्ल अख्तियार कर चुका है, अब उस पर अमल होगा, यानी अमल दरामद किया जाएगा। अब उसको, वो जो ड्राफ्ट था, उसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का नाम दिया गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर किताबों में आता है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है ये। अच्छा, 1940 ये इसलिए लिखा जाता है कि 1940 में इसको जो है पास किया गया, और ये एक्ट की शक्ल अख्तियार किया इसने। अब बाद में इसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां लाई गई, तो एक्ट के अंदर बहुत सारे रूल्स बनाए गए, और वो रूल्स 1945 में बनाए गए, 1945 में। ये सब आज़ादी से पहले का ज़माना है। 1945 में बहुत सारे रूल्स इसलिए बनाए कि जो एक्ट में हमारे पास जितनी चीज़ें थी उसमें बहुत सारी तब्दीलियों की ज़रूरत पेश आती रही, तो वो धीरे धीरे उसके अंदर उसके दायरे को वसी किया गया, और उसके अंदर बहुत सारे रूल्स बना करके बहुत सारे प्रोविज़न को उसमें इंक्लूड किया गया। अब ये है कि 2 चीज़ें हो गई, अगर एक्ट की हम बात करेंगे तो हम 1940 कहेंगे, और रूल्स की बात करेंगे तो 1945 कहेंगे। इसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अगर है तो 1940 होगा, और ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स है तो 1945 होगा। ऐसी बात ये इंडिया की तमाम लागू होता था ये, क्योंकि ये एक्ट है पूरे इंडिया पे लागू होगा। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर 5 चैप्टर हैं, और 2 शेड्यूल एक्ट का है, और 35 शेड्यूल रूल्स के हैं। 35 शेड्यूल रूल्स के हैं। शेड्यूल 2 तरह के हैं, एक वो शेड्यूल हैं जो एक्ट में शामिल है, एक वो शेड्यूल हैं जो रूल्स में शामिल है। तो आपको ये समझना होगा कि 2 शेड्यूल ही हैं, सिर्फ 2 ही शेड्यूल हैं जो एक्ट में शामिल हैं, उसके अलावा 35 शेड्यूल ऐसे हैं जो रूल्स में शामिल हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्टरी चीजें हैं, आमतौर पर इंट्रोडक्शन चीज़ों को कराया गया है इस चैप्टर में कि ड्रग किसे कहेंगे, कॉस्मेटिक से क्या मुराद है, आंसू ड्रग क्या होगा, इंस्पेक्टर किसे कहेंगे, उसके क्या क्या फ़राइज़ होंगे, इसी तरह मैन्युफैक्चरर वगैरह क्या होगा। तो हर चीज़ को डिफाइन किया गया है इसमें, हर चीज़ को डिफाइन किया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया कि इसकी तारीफ क्या होगी, कहिए कि हर चीज़ की तारीफ इसमें की गई है। दूसरे चैप्टर में
इस सब कमेटी या बोर्ड वगैरह का जिक्र है। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी वगैरह का सेकंड चैप्टर में इसका जिक्र है। तीसरे, चौथे और पांचवें जो चैप्टर्स हैं, तो आप देख लीजिए कि तीसरे चैप्टर में बहुत सारे सेक्शंस हैं और ये सब जो है इंपोर्ट ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक से इसका ताल्लुक है। चौथा जो चैप्टर है वो प्रोविजन है मैन्युफैक्चर से, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, ड्रग एंड कॉस्मेटिक दोनों के लिए। और पांचवा है मिसलेनियस, इसमें बहुत सारी चीजें और एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो इसमें सब शामिल है, वो आगे इसका जिक्र आएगा। इन पांचों चैप्टर में हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कोई हमसे रिलेटेड, चूंकि हमने जो टॉपिक आपको बताया था कि ये यूनानी से रिलेटेड जो चीजें होंगी हम उसे पढ़ेंगे। तो बहरहाल हम इतना तो मालूम करें कि मालूम होना चाहिए हमें कि 5 चैप्टर हैं और पांचों चैप्टर में क्या क्या कहा गया है। शुरू में ऐसा ही था कि 5 चैप्टर ही थे और उसमें यूनानी, आयुर्वेदा, सिद्धा दवाओं का कोई जिक्र नहीं था और उसके अंदर उसके रेगुलेशन या उसके कंट्रोल की कोई बात या कोई यानी एक्ट या रूल्स ऐसा कुछ भी नहीं था। बाद में जब जरूरत पेश आई कि हमारी अपनी देसी दवाओं का क्या होगा, इस एक्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो बाद में एक अलग से चैप्टर के अंदर सब चैप्टर को दाखिल किया गया और वो 4A के अंदर दाखिल किया गया। इसको कहते हैं चैप्टर 4A। 4A में यानी अलग से इसको शामिल किया गया और वो किया गया 1964 में, यानी 1964 में इसको शामिल किया गया है। और ये पूरा चैप्टर अब सिद्धा आसु ड्रग से रिलेटेड है, यानी आसु आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी, इसी से रिलेटेड। इसके अंदर सारे रूल्स एंड यानी एक्ट जो है उसमें आसु ड्रग से रिलेटेड है। ये याद रखना होगा कि चैप्टर 4A में सबसे याद रखने वाली जो बात है इसमें कि चैप्टर 4A में यूनानी का जिक्र है। चैप्टर 4A में यूनानी का जिक्र है और ये 1964 में इंक्लूड किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं 1964 में अमेंडमेंट किया गया इस एक्ट में और चैप्टर 4 को शामिल किया गया। और लेकिन जो इसका जो कहते हैं कि जब से लागू हुआ है वो उसके और बहुत बाद यानी 1983 में 1983 में ये इनटू फोर्स हुआ। कह लीजिए कि ये प्रोविजन तो आ गया और एक्ट में शामिल भी हो गया, लेकिन केम इनटू फोर्स कहते हैं जिससे लागू हो गया, यानी अमल में उस पर अमल होने लगा। कब से? 1 फरवरी 1983। जीएमपी के बारे में हमने बता दिया था आपको कि 7 मार्च 2003 में इसका इन्फोर्स किया गया था। अब यहाँ पे कुछ चैप्टर हैं, अब हम बात कर लेते हैं। चूंकि चैप्टर 4A में डेफिनेशन का जिक्र किया गया है तो डेफिनेशन में हमारी चीज़ें भी शामिल हैं। चूँकि डेफिनेशन में ड्रग किसे कहेंगे तो वो हमें भी समझना है कि ड्रग क्या कहेंगे, किसको कहते हैं। तो ड्रग की डेफिनेशन जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग है हम उसकी बात करेंगे। जो WHO ने की है वो अलग है और दूसरे डिक्शनरीज में या PSM में या और दूसरी किताबों में है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो डेफिनेशन की गई है ड्रग की उसकी हम बात करेंगे। तो आयुर्वेदिक में, सिद्धा में, यूनानी में ड्रग से वो तमाम चीजें मुराद हैं, वो तमाम दवाइयाँ मुराद हैं जिसको इंटरनल या एक्सटर्नल इस्तेमाल किया जाए
किस पर्पज से, डायग्नोसिस के पर्पज से या ट्रीटमेंट के पर्पज से या प्रिवेंशन के पर्पज से इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, ये इस्तेमाल खा इंसान में हो या जानवरों में हो, वो सब दवा की तारीफ में या ड्रग की डेफिनेशन में शामिल होंगे। अच्छा, एक और चीज इसमें जो शामिल है, जो बड़ी अहमियत की हामिल है यहाँ पर, कि आमतौर पे दवा उसी को हम कह सकेंगे जो हमारी प्रिस्क्राइब अथॉरिटेटिव बुक्स में वो चीजें शामिल हैं। अगर हर उसका बुक का जिक्र आएगा कि अथॉरिटेटिव बुक जितनी भी हैं, जैसे यूनानी की 14 किताबें हैं जो एक्ट में शामिल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू एक्ट अगर उस किताब में जिस दवा का जिक्र है वो तो ड्रग कहलाएगा। आप उसको रेफरेंस के तौर पर ड्रग आप यानी कह सकते हैं, लेकिन उन किताबों के अलावा कहीं है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसको हम नहीं मानते। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसके अंदर अमेंडमेंट कुछ हुए हैं तो चीज़ें उसमें शामिल हो रही हैं। हालांकि हमारे यहाँ किताबों की एक लंबी लिस्ट है, बड़ी बड़ी किताबें इसमें शामिल नहीं हो सकी हैं। जो अभी आपने देखा होगा कि 22 का यानी 2022 का एक अलग से ड्राफ्ट आ चुका है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, उसमें बहुत सारी किताबें शामिल की जाएंगी। तो डेफिनेशन से आपको पता चल गया कि वो तमाम मेडिसिन जो एक्सटर्नल या इंटरनल डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए इंसान के अंदर या हैवान के अंदर, एनिमल के अंदर इस्तेमाल की जाए, वो सब दवा है। हाँ, और वो उस दवा का जिक्र आपकी उस अथॉरिटेटिव बुक्स में भी मिलती हो, और वो अथॉरिटेटिव बुक फर्स्ट शेड्यूल में आ रही है जो एक्ट का शेड्यूल है। बोर्ड का मतलब क्या होता है? बोर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि आसू ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी, दो तरह के बोर्ड हैं, हमने जिक्र कर दिया। अच्छा, कॉस्मेटिक किसे कहेंगे? ड्रग की डेफिनेशन हो गई। कॉस्मेटिक का मतलब ये है कि वो तमाम तरह की चीजें, यहाँ पे मेडिसिन का लफ्ज नहीं किया गया। देखिए यहाँ पे ड्रग में मेडिसिन का लफ्ज है, चीजों का जिक्र नहीं है, तो दोनों के मफहूम में फर्क हो जाता है। कॉस्मेटिक में चीजें, तमाम तरह के आर्टिकल्स, हर तरह की शय इसमें शामिल हैं, जिसको किसी को घिस करके लगाने के लिए या उंडेल कर या छिड़क कर उसको लगाया जाए इंसान के अंदर, इंसान के जिस्म के लिए, खा उसका मकसद क्लीनिंग हो, ब्यूटीफाइंग हो या प्रमोटिंग हो, एट्रैक्टिक्स उसके अंदर खूबसूरती को यानी प्रमोट करने की गरज से उसको लगाया जा रहा हो या सफाई के लिए, तो वो सब चीजें कॉस्मेटिक में शामिल हैं। गवर्नमेंट एनालिस्ट किसको कहेंगे? तो ज्यादा ताल्लुक, अच्छा इसको, तो ये आमतौर पर क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये अपॉइंटमेंट होता है इसका। तो जो लोग, जिन लोगों को अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वही गवर्नमेंट एनालिस्ट कहलाएंगे। इंस्पेक्टर का भी यही मामला है, इनको भी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये बहुत सारे चैप्टर्स 4A के अंदर प्रोविजन रिलेटेड टू द आसू ड्रग है, उसके अंदर जो सेक्शन बनाए गए हैं, इसमें बहुत सारे मिस ब्रांड ड्रग इसका जिक्र भी आएगा। तो बस हमने इसको बस एक नजर देखते चली। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो बनती है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव का एक पार्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव हो उसका एक पार्ट है, उसके अंदर जो कमेटी बनेगी उसके अंदर कौन कौन से लोग होंगे उसकी डिटेल है ये। शायद इसकी बहुत ज्यादा जरूरत ना हो आपको, बस एक नजर देख लें। अब ये ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी रिप्रेजेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होती है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। स्टेट गवर्नमेंट ये नॉमिनेट करती है अपने यानी रिप्रेजेंटेटिव को, और वो रिप्रेजेंटेटिव अपने गवर्नमेंट की बात वहां तक पहुंचाती है, और इस तरह से वो कमेटी अपना वर्क करती है। बहुत शॉर्ट में अब हम बात कर लेते हैं जो आपके मतलब की चीज है, वो है मिस ब्रांड। मिस ब्रांड ड्रग किसे कहेंगे?
मिस ब्रांड ड्रग उसे कहेंगे कि अगर किसी ने दवा को कलर कर दिया या कोटिंग कर दी उसकी पॉलिश कर दी। पॉलिश या कलर करना या कोटिंग करना या पॉलिश करने का मकसद सिर्फ ये था कि उस दवा के अंदर कोई खराबी थी, कोई डैमेज था, उसको छुपाने की गरज से उसने किया है, तो ये मिस ब्रांड ड्रग में आ जाएगी। जैसे टैबलेट आपने बनाई या पिल्स बनाई, अब टैबलेट या तो खराब हो गई या उसका कलर ज़ायल हो गया या उसके अंदर कोई और खराबी पैदा हो गई, तो अब उसकी खराबी को छुपाने के लिए अगर आप कलर कर रहे हैं या कोटिंग कर रहे हैं या पॉलिश कर रहे हैं, तो ये मिस ब्रांड में आ जाएगा। इसी तरह अगर जो लेबल का एक तरीका बताया गया है कि लेबलिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, अगर उस प्रिस्क्राइब्ड मैनर में अगर लेबलिंग नहीं की गई है तो ये भी मिस ब्रांड ड्रग में आएगा। जैसे लेबलिंग में कहा गया कि दवाओं के अज्जा के नाम भी लिखे जाएंगे, उनके बॉटनिकल नेम भी लिखे जाएंगे, उनकी क्वांटिटी भी लिखी जाएगी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होगी, बैच भी लिखा जाएगा, इसी तरह डेट ऑफ एक्सपायरी भी लिखी जाएगी और कंपनी के नाम लिखे जाएंगे और कुछ और इजाफी चीज़ें भी आप उसमें लिख सकते हैं। तो जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में अगर इसमें कोई कमी है तो वो मिस ब्रांड में शामिल होगा। अगर किसी ने लेबलिंग के वक्त कोई ऐसा क्लेम कर दिया, जैसे दवाओं के ऊपर लिखा रहता है खांसी के लिए मुफीद है या यानी पेट के लिए, अमराज मैदा के लिए मुफीद है, अगर कोई ऐसा क्लेम उसने कर दिया जो एक्चुअल में उस दवा का फेल नहीं था, तो वो फॉल्स क्लेम करने की वजह से, क्योंकि वो मिसलीडिंग कर रहा है, एक गलत डायरेक्शन में लोगों को ले जा रहा है दवा लिख करके, तो वो भी मिस ब्रांड में शामिल हो जाएगा। तो ये मिस ब्रांड का हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एडल्ट्रेटेड ड्रग किसे कहेंगे। हम ये याद रखें कि ये एडल्ट्रेटेड या मिस ब्रांड अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है। एडल्ट्रेटेड ड्रग उसे कहा जाएगा जब दवा के अज्जा खराब, सड़े गले, इस तरह की अज्जा को जबरदस्ती मिला करके मुरक्कब को तैयार कर लिया जाए। खराब हो गई थे अज्जा, जो मुफरदात अदविया है, मुफरद दवा थी, वो खराब हो चुकी थी, इस्तेमाल के काबिल नहीं थी, फिर भी उसको बना दिया डाल करके, तो अगर वो चीज़ साबित हो गई तो वो एडल्ट्रेटेड ड्रग कहलाएगी कि उसने यानी जो फिल थी या प्यूट्रिड ड्रग, डिकम्पोज जो ड्रग थी, उससे उसको उसने यानी दवा बना लिया है। इसी तरह अगर दवा की स्टोरिंग अच्छी नहीं हुई, ड्रग को सही तौर पर स्टोर नहीं किया गया, इन सैनिटरी कंडीशन में इसको स्टोर किया गया है, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं है, वहाँ पर वेंटिलेशन का ख्याल नहीं है, हरारत और ह्यूमिडिटी का ख्याल नहीं है, तो इन सारी कंडीशन के सही एतबार से उसको फॉलो ना करने की बिना पर अगर वो दवा होगी तो वो एडल्ट्रेटेड दवा कहलाएगी। अगर उस दवा में कोई इसी तरह पॉइजनस चीजें शामिल हो गई हैं, पॉइजनस चीजें जो यानी इंसानी जिस्म के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, इंजूरियस हो सकती हैं, तो वो उस पॉइजनस सब्सटेंस की वजह से वो एडल्ट्रेटेड दवा में शामिल हो जाएगी। इसी तरह उसने कलरिंग मटेरियल को ऐसा डाल दिया जो अप्रूव्ड कलर के अलावा था। आपको ये मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज़ यानी ऐसी चीज़ों की एक लिस्ट है जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव है कि आप कलरिंग मटेरियल में यही मटेरियल डाल सकते हैं, फ्लेवरिंग में, कलरिंग में, इस तरह और जितनी भी चीज़ें अलग से शामिल की जाती हैं उसकी एक लिस्ट होती है, उसके अलावा आप नहीं डाल सकते। अगर किसी ने उसके अलावा डाल दिया सिर्फ उसके कलर को अट्रैक्टिव करने के लिए या इस तरह की और दूसरी चीज़ों को दिलकश बनाने के लिए, तो वो दवा अप्रूव्ड लिस्ट में ना होने की वजह से वो कलर, ये पूरी दवा एडल्ट्रेटेड ड्रग में शुमार की जाएगी।
इसी तरह कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस उसके अंदर शामिल हो गई, इसका जिक्र आ गया, वो भी आ जाएगा एडल्ट्रेटेड ड्रग में। अगर कोई ऐसी चीज उसमें शामिल कर दी जिससे उसकी क्वालिटी मुतासिर हो गई, उसकी इफिकेसी मुतासिर हो गई, यानी दवा का जो फेल था वो फेल ही अंजाम नहीं दे रहा है, सिर्फ मजे के लिए कोई ऐसी चीज डाल दी कि दवा मजेदार तो खूब हो गई लेकिन काम नहीं कर रही, तो कोई ऐसी चीज जिससे उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो ये दवा भी एडल्ट्रेटेड ड्रग में शामिल हो जाएगी। आप इन दोनों को अच्छी तरह समझ लीजिए, इस मिस ब्रांड हो गया और एडल्ट्रेटेड ड्रग। अब इन दोनों, अगर कोई पकड़ लिया गया कि ठीक है किसी की दवा एडल्ट्रेटेड थी या मिस ब्रांड थी, तो होगा क्या, क्या होगा उसको इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, कितने साल की जेल होगी, कितने उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, उसका जिक्र है। 1 साल की जेल हो सकती है उसको, और 20,000 रुपए का उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, या जितनी दवा पाई गई है, जितनी मिकदार की दवा एडल्ट्रेटेड या मिस ब्रांड दवा पाई गई है, उतनी का उसका जो है 3 टाइम्स उस वैल्यू का उससे जुर्माना लिया जाएगा। यहाँ पे एक बात समझने की है कि उस एक्ट के उस जमाने का 20,000 था ये, यानी 1940 का 20,000 एक आज के एतबार से बहुत बड़ी बात थी, और वो चीज अभी तक चल रही है। आज मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए 20,000 क्या है, वो तो यूं उठा के दे देंगे, जाओ भाई बस हमारा काम खत्म। वो तो 20,000 का 20 लाख दे सकते हैं। तो ये सब चीजें अब बहुत पुरानी होने की वजह से, यानी जो इनके अंदर जुर्माने की कमी है या जेल की कमी है, उसकी वजह से भी बहुत सारी चीजें लोगों के लिए अब रास्ते खोल देती हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहेगा, 20,000 दे दिया जाएगा, कोई बात नहीं। अब हम बात कर लेते हैं स्पूरियस ड्रग किसे कहेंगे। स्पूरियस ड्रग, स्पूरियस ड्रग वो ड्रग है कि कोई दवा किसी दूसरे नाम की दवा से बेची जा रही है। मिसाल के तौर पर माजून फलासफा है, माजून फलासफा के नाम से कोई एक दवा, कोई भी XYZ कोई भी दवा है, माजून फलासफा का लेबल लगाया और बेचना शुरू कर दिया। जवारिश, किसी भी जालिनूस का लेबल लगाया और बेचना शुरू कर दिया, तो वो दवा असली दवा ना हो और सिर्फ उसका लेबल लगा हुआ हो, अगर वो उस तरह से बेच रहा है, तो ये ड्रग स्पूरियस ड्रग में शामिल होगा। इसी तरह अगर उस दवा में उसने बदल के तौर पर कोई ऐसी चीज शामिल कर दी जो उसकी बदल थी ही नहीं, जैसे आजकल बहुत सारी दवा मिलनी मुश्किल होती है, मिलती नहीं है, तो लोग सोचते हैं अरे इसी जैसे एक्शन वाली दवा है, उसकी जगह पे इसे डाल दो। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अब्दाल अदविया वही बदल आप उसमें शामिल कर सकते हैं जो अप्रूव्ड हैं और प्रिस्क्राइब्ड हैं। उसके अलावा अपने दिल से या उस जैसे अफाल वाले किसी भी दवा को आप शामिल नहीं कर सकते। अगर किसी ने शामिल कर लिया तो वो स्पूरियस ड्रग में यानी माना जाएगा, और फिर स्पूरियस ड्रग में उसको काउंट किया जाएगा। इसी तरह ऐसी कंपनी का उसके लेबल पे किसी ऐसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है या किसी खास आदमी का, इंडिविजुअल का नाम लिखा हुआ है जिस कंपनी का वजूद ही नहीं है, वो उस कंपनी का नाम कहीं वो कंपनी पाई ही नहीं जाती है, तो ऐसी दवा जिस कंपनी की वो दवा है, वो कंपनी अगर मौजूद ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो वो ऐसी दवा स्पूरियस ड्रग में शामिल होगी। बदल का जिक्र हमने कर दिया है।
تو इस तरह से कोई ऐसी दवा जो दवा ही नहीं है और उसको दवा के तौर पे बेच रहे हैं, जैसे कोई हलवा बना लिया खाने का, उसको बेहतरीन मुकव्वी दवा के तौर पर उसको दवा बना करके बेच रहे हैं, तो वो स्पूरियस ड्रग में शामिल हो जाएगा। अब होगा क्या, पेनाल्टी क्या होगी स्पूरियस ड्रग की? इसमें तो फिर भी गनीमत है स्पूरियस ड्रग की। 1 साल से कम की सजा तो होनी नहीं है, 1 साल से लेकर के 3 साल तक की सजा उसको हो सकती है अगर कोई मिस यानी स्पूरियस ड्रग में पकड़ा जाए, उसके केस में पकड़ा जाए। इसी तरह अगर कोई जुर्माना उस पर लगता है तो कम से कम 50,000 जुर्माना लगेगा, या फिर दवा की वैल्यू से 3 टाइम्स उसके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा। तो एडल्ट्रेटेड ड्रग से तो फिर भी गनीमत है, वहां तो 20,000 था, यहाँ 50,000 है। हो सकता है अब नए एक्ट में इसकी यानी जुर्माने वगैरह की कीमत बढ़ाई जाएगी। अब यहाँ पे कुछ सेक्शन की बात आ रही है जो आसु ड्रग से रिलेटेड है। आसु ड्रग मतलब आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी से रिलेटेड है, अपनी दवाओं से रिलेटेड है। तो सेक्शन 33 EEC में प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ द, चलिए ये सब चीजें आपसे ज्यादा मतलब नहीं है, बस इतने जो अहम है वो देखिए। गवर्नमेंट एनालिस्ट किस सेक्शन में है? 33F में, इतना याद रखिए। और इंस्पेक्टर किस में है? वो 33G में है। आमतौर पर ये पूछा जा सकता है एनालिस्ट और इंस्पेक्टर का। ये बड़ी अहम बात है, ये स्लाइड आपके लिए बड़ी अहम है कि ये शेड्यूल, ये वो शेड्यूल है जो एक्ट में शामिल है। हमने 2 चीजें बताई थी आपको कि 2 तरह के शेड्यूल हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में है। एक वो शेड्यूल है जिसका ताल्लुक एक्ट से है, वो सिर्फ 2 हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। दूसरे इसके अलावा 35 शेड्यूल ऐसे हैं जिसका ताल्लुक रूल से है, और रूल्स 1945 में बनाए गए हैं। तो ये शेड्यूल फर्स्ट है, और ये फर्स्ट शेड्यूल एक्ट में शामिल है। और एक बात आप समझ लीजिए, एक्ट के अंदर किसी भी तरह की तब्दीली पार्लियामेंट में बिल के पास हुए बगैर नहीं किया जा सकता। इसलिए इससे पहले बड़ी कोशिश हुई कि हमारे यहाँ किताबों के अंदर उसकी लिस्ट बढ़ा दी जाए, लेकिन चूंकि ये एक्ट में शामिल है, यानी फर्स्ट शेड्यूल जो है ये एक्ट का शेड्यूल है, इसलिए ये उसी वक्त इसके अंदर तरमीम या उसके अंदर अमेंडमेंट हो सकता है जब ये पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाए, पास हो जाए। खैर यहाँ पे हम बात ये कर रहे हैं कि अपने यहाँ के जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें हमारी यूनानी की अथॉरिटेटिव बुक्स का जिक्र किया गया है। इसी तरह आयुर्वेदा का भी, सिद्धा का भी और यूनानी का भी। तो अपने यहाँ जो यूनानी की 14 किताबें हैं, वो 14 किताबें ये हैं। इनमें से आपको याद भी रख लीजिए तो अच्छा है। क़राबुद्दीन क़ादरी हकीम अकबर अरजानी की है। क़राबुद्दीन कबीर हकीम हुसैन आलवी शिराजी की है। क़राबुद्दीन आज़म ये हकीम आज़म खां की। इलाजुल अमराज ये हकीम शरीफ खां की। अल क़राबुद्दीन हकीम कबीरुद्दीन साहब की है। बयाज़ कबीर वॉल्यूम 2 ये जो है हकीम कबीरुद्दीन साहब। और क़राबुद्दीन जदीद अब्दुल हाफिज साहब की है। और किताबुत तकलीस ये जो है हकीम कबीरुद्दीन साहब की है। सनातुत तकलीस ये हकीम अब्दुल हफीज साहब की है। मिफ्ताहुल खज़ाइन ये खुश्तजात की किताब है ना, हकीम फिरोजुद्दीन साहब की है। मादनुल इक्सीर ये भी जो है मौलवी फिरोजुद्दीन इसकी है, हकीम करीम बख्श की है, ये भी खुश्तजात की किताब है। इसी तरह मखज़रुल मुफरदात, ये मखज़रुल मुफरदात नहीं है, यहाँ पे गलती से ये मुरक्कबात है ना। ये हकीम जिलानी साहब की है, हकीम गुलाम जिलानी के नाम से मखज़रुल मुरक्कबात है। इसमें मुफरदात लिख गया है, इसको सही कर लीजिएगा। NFUM नेशनल फार्मूलरी ऑफ यूनानी मेडिसिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पब्लिश हुई है,
اسی طرح UPI یعنی یونانی فارماکوپیا آف انڈیا، یہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے پبلش ہوئی ہے۔ تو یہ 14 کتابیں ہیں جس کو یونانی کی اتھارٹیٹیو بکس کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈرگ اینڈ کاسمیٹک ایکٹ کے ڈیفینیشن میں یہ چیز شامل تھی کہ ڈرگ اسی کو کہیں گے جس کا ذکر ان اتھارٹیٹیو بکس میں ہو۔ تو وہ 14 کتابیں یہی ہیں، 14 کتابیں۔ اب سیکنڈ شیڈول وہ شیڈول ہے جو ایکٹ والا شیڈول ہے، اس میں کیا ہے کہ ڈرگ سے تعلق اس کا جو امپورٹ کا ہے یا سیل کا ہے، مینوفیکچرنگ کا ہے، اس سے اس کا تعلق ہے، یعنی کوئی دوا مینوفیکچرنگ کیسے ہوگی اس کے پوری تفصیلات اس میں سیکنڈ شیڈول میں آتی ہیں۔ تو جو اس میں یاد رکھنے کی چیز ہے آپ کو، تو اپنی اتھارٹیٹیو بک فرسٹ شیڈول میں ہے اور وہ شیڈول ایکٹ والا شیڈول ہے، اور اس میں 14 کتابیں ہیں، یہ بھی یاد رکھنی ہے آپ کو، 14 کتابیں ہیں، اور ان 14 کتابوں کے نام اور مصنف کے نام اگر آپ یاد رکھ لیں تو اور بہتر ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ انالسٹ ہے، اس کا ذکر اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ لائسنس اتھارٹی یہ سب رہنے دیا جائے۔ ڈرگ انسپیکٹر ہے، فنکشن کیا ہوگا اس کا، آگے چلتے ہیں۔ یہ یہاں پہ شیلف لائف اور ڈیٹ آف ایکسپائری فار یونانی سسٹم آف میڈیسن، یہ مرکبات کی یعنی مدت حیات ہے نا، ایکسپائری ڈیٹ مرکبات کی۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مرکبات میں ایکسپائری ڈیٹ کہیں لکھا ہوا نہیں ملتا تھا، ہر کتاب کا الگ الگ، تو ایک ضرورت پیش آئی کہ اس کو ایک لسٹ بنا دی جائے اور